नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। हमारे देश में अक्सर कानून ही कानून को तोड़ता दिखाई देता है। आज हम ऐसे ही दो वाक़यों के बारे में बात करेंगे जो पुलिस बर्बरता के मुद्दे पर और अधिक प्रकाश डालेंगे, और इस पर भी कि शोषण का तंत्र कैसे निर्मित होता है। इनमें से पहली घटना है तमिलनाडु के तोट्टिकुड़न की, जहां जयराज और बेनिक्स की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई। ये वाकया दुनिया भर में पुलिस पर लगाए जा रहे आरोपों को बहुत हद तक पुख्ता कर देता है। जयराज और बेनिक्स के साथ जो कुछ हुआ वह अब तक शायद आप सुन चुके होंगे, लेकिन उसे एक बार फिर दोहराना बेहद ज़रूरी है ताकि हमारे जहन में ये बात ताज़ा रहे कि पुलिस, जिसका काम जनता की रक्षा करना है, कितनी सहजता से ऐसी दरिंदगी कर सकती है, पावर को अब्यूज़ कर सकती है। जयराज और बेनिक्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने का फर्ज तो हम अदा कर ही सकते हैं, भले ही इससे सिस्टम में कोई फर्क ना पड़े। जयराज की उम्र 58 वर्ष थी और उनके बेटे बेनिक्स की 31 वर्ष। दोनों ही मोबाइल फोन की दुकान चलाते थे। सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन 18 जून को शाम 7:30 बजे उनकी दुकान पर पहुंचता है और शटर गिराने को कहता है। बेनिक्स मान जाता है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद जयराज आ जाते हैं और पूछते हैं कि पुलिस ने क्या कहा, और कहते हैं कि दुकान तो 8 बजे बंद करनी है। वहां मौजूद एक पुलिस वाला कथित तौर पर जयराज की यह बात इंस्पेक्टर को बताता है। सब इंस्पेक्टर को लगा कि जयराज ने उसे गाली दी है। पहले भी जयराज और बालाकृष्णन के बीच कहासुनी हुई थी। बालाकृष्णन ने जयराज से मुफ्त में मोबाइल मांगा था, जो जयराज ने नहीं दिया। 19 जून को शाम को बालाकृष्णन दुकान पर फिर आता है। जयराज से पूछता है कि उसने कुछ कहा है, तो जयराज इनकार कर देता है। बालाकृष्णन जयराज को गाली देता है और कॉलर पकड़कर गाड़ी में बिठा लेता है और सांताकुलम पुलिस स्टेशन ले जाता है। बेनिक्स का एक और दोस्त उसके पास आकर बताता है कि तुम्हारे पिता को पुलिस ले गई है। बेनिक्स अपने दोस्तों के साथ थाने पहुंचता है। उसे थाने के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। पुलिस जयराज को पीटने लगती है। बेनिक्स अपने पिता को पिटता देखना सहन नहीं कर पाता। बेनिक्स और उसके दोस्त थाने के भीतर चले जाते हैं। वे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, मोबाइल लेना है तो ले लीजिए, बस बीमार पिता को छोड़ दीजिए, हम दुकान समय सीमा के बाहर नहीं खोलेंगे। पुलिस ने बेनिक्स को भी पकड़ लिया और बाकी दोस्तों को थाने के बाहर कर दिया। दोस्त थाने के बाहर ही बने रहे। 7:30 से 10 बजे तक चीखें बाहर सुनाई देती रहीं, हमें मत मारो, हमें बचा लो। द लीड के मुताबिक इंस्पेक्टर 2 लोगों को बुलाता है और ये 2 लोग बेनिक्स के हाथ पकड़ते हैं और 2 लोग उसके पांव फैला देते हैं। उसे दीवार से चिपकाकर मारा जाने लगता है। पिता को जमीन पर बिठा दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन थक जाता है तो सब इंस्पेक्टर रघु गणेश मारने आ जाता है। रात 10 बजे के बाद पिता और पुत्र की आवाज आना बंद हो जाती है। जब आवाज थम जाती है तो बाहर खड़े दोस्त जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा। 11 बजे बाप बेटे की आवाज फिर से आने लगती है। इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज आवाजें आती हैं। बेनिक्स के दोस्तों ने छुपकर खिड़की से जो देखा वह बेहद भयावह है। इस संज्ञान तमिलनाडु में अलग अलग वेबसाइट और मीडिया में भी छपे हैं। चश्मदीद रवि और मणिमारन बताते हैं कि जब उन्होंने खिड़की से देखा तो पाया कि दोनों बाप बेटे को निर्वस्त्र किया गया है और 5 पुलिस वाले उन्हें बुरी तरह से पीट रहे हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और 5 हवलदार शामिल थे। इन दोनों को खिड़की से झांकता देख कुछ और पुलिस वाले हरकत में आते हैं और रवि और मणिमारन को थाना परिसर से बाहर फिर निकाल देते हैं। इनके बाकी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी थाना परिसर से निकाल दिया जाता है और थाने के 500 मीटर के आसपास भी उन्हें नहीं भटकने दिया जाता। इसके अगले दिन यानी 20 जून को सुबह 6-6:30 बजे एक हवलदार बाहर आता है और इन दोस्तों को एक निजी गाड़ी का इंतजाम करने बोलता है, जिसमें जयराज और बेनिक्स को अस्पताल ले जाया जा सके। कुछ देर में जयराज और बेनिक्स दोनों ही लड़खड़ाते हुए थाने से बाहर निकलते हैं।
जब उनके दोस्त इन दोनों को गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं तो दोनों ही दर्द से चिल्ला उठते हैं। उनसे बैठा नहीं जाता है और अब उनके दोस्तों को पता चलता है कि उनके गुप्तांगों में बुरी तरह चोटें आई हैं। वहां से खून रिस रहा है। इनकी लुंगी बदली जाती है और बेहद मुश्किल से अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद लगभग 7-7:15 बजे इनके साथ मौजूद पुलिस वाला वहां की ड्यूटी डॉक्टर से कहता है कि जयराज और बेनिक्स का फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। ड्यूटी डॉक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट देने से इनकार कर देता है और कहता है कि इन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब लग रही है, पहले इनकी जांच होगी, उसके बाद ही इस बारे में कोई बात की जा सकती है। बेनिक्स का एक और दोस्त राजकुमार का कहना है कि 7 बजे से 11 बजे तक बेनिक्स को 7 लुंगियां बदलनी पड़ी। सुबह 7 बजे से 11:15 बजे तक 3 दफा इनका ब्लड प्रेशर की जांच भी की गई। कहा जा रहा है कि इनका ब्लड प्रेशर नीचे ही नहीं उतर रहा था। इनके दोस्त व परिजन लगातार ये गुहार लगाते रहे कि इनका इलाज शुरू कर दिया जाए क्योंकि इनकी हालत बेहद नाजुक है। उनके साथ मौजूद पुलिस वाले ने कहा कि ये चोटें इन दोनों ने खुद लगाई हैं सड़क पर गिरकर, और ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, कोई बड़ी चोटें नहीं हैं। जब किसी को 5 घंटों में 7 बार लुंगी बदलनी पड़े क्योंकि वह खून से लथपथ हो रही थी, क्या ये भी बड़ी चोटें नहीं होती? इस दौरान पुलिस वाले डॉक्टर्स के ऊपर लगातार दबाव बनाते रहे कि जयराज और बेनिक्स को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। डॉक्टर्स ने कुछ इंजेक्शन और दवाइयां दी थी, लेकिन उसके बाद भी ना तो खून का रिसाव रुका और ना ही दोनों का ब्लड प्रेशर नीचे आया। लेकिन दबाव में आकर डॉक्टर्स ने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। जैसे ही पुलिस के हाथ फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, वो दोनों को लेकर सांताकुलम के जुडिशियल मजिस्ट्रेट पी सर्वनन के घर पहुंचते हैं। मजिस्ट्रेट के घर पहुंचने से पहले रास्ते भर पुलिस वाले जयराज और बेनिक्स को धमकाते रहे कि अगर वे मजिस्ट्रेट के सामने अपनी जबान खोलेंगे तो उनकी जिंदगी तबाह कर दी जाएगी, उन्हें जान से मार दिया जाएगा। जैसे ही ये लोग मजिस्ट्रेट के घर पहुंचते हैं, करीब 5-6 पुलिस वाले दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं और लगभग 50 मीटर दूर से ही दोनों की पेशी भी हो जाती है। मजिस्ट्रेट ने दूर से ही देखकर रिमांड ऑर्डर भी पास कर दिया। ना तो मजिस्ट्रेट ने एफआईआर पढ़ना जरूरी समझा और ना ही जो धाराएं इन पर लगाई गई थीं उन पर गौर किया। रिमांड का ऑर्डर मिलने के बाद दोनों को कोविड पट्टी के जेल ले जाया जा रहा था, जो कि करीब 100 किलोमीटर दूर है। रास्ते में बेनिक्स ने अपने दोस्तों से कुछ बातें कही। बेनिक्स ने कहा कि पता नहीं पुलिस वाले मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं बेकसूर हूं, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, हर एक अंग टूट चुका है, मेरी आत्मा मर चुकी है। मेरी माँ को इन सब के बारे में कुछ भी मत बताना, मेरी माँ का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ पाऊंगा। लेकिन पुलिस ने एफआईआर में कुछ अलग ही कहानी लिखी है। एफआईआर में लिखा गया है कि 19 जून को पुलिस के 2 सिपाही उस इलाके में पहुंचे पेट्रोलिंग करते हुए जहां पर जयराज की दुकान थी। कर्फ्यू का समय बीत चुका था, दुकान खुली हुई थी और दुकान पर बेनिक्स और उसके दोस्त खड़े हुए थे। उन्हें काफ़ी समझाया गया लेकिन वे नहीं माने। पुलिस के साथ बहस करी, पुलिस वालों से हाथापाई करी और उन्हें मारने की धमकी भी दी, और इस वाकये में पुलिस वालों को चोटें भी आईं। लेकिन इस वीडियो में यह सामने आया कि दुकान पर किसी भी तरह की बहस या हाथापाई नहीं हुई थी। हमारी पुलिस एफआईआर और चार्जशीट में जिस तरह की मनगढ़ंत कहानियां, फिक्शनल स्टोरीज बनाती है, वो किसी नॉवेल से कम नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला हमने सफूरा जरगर की चार्जशीट में देखा था और दिल्ली दंगों की क्रोनोलॉजी समझाने वाली चार्जशीट में भी। वैसे अगर जयराज और बेनिक्स की पुलिस के साथ कहासुनी होती भी तो पुलिस को यह अधिकार तो नहीं मिलता कि उनको इतना मारे जिससे दोनों की मौत हो जाए या उनके साथ यौन हिंसा की जाए, इतनी यातनाएं दी जाएं कि जयराज और बेनिक्स का परिवार इसे सोचकर चैन की नींद ना सो सके।
उनके परिवार पर कितना गहरा मानसिक आघात हुआ होगा। क्या इसके बाद भी आप पुलिस पर गर्व करेंगे? वैसे हमारे देश में गर्व करने के लिए कुछ खास करना नहीं पड़ता। बिना कुछ किए ही आपने थाली भी तो बजाई ही थी। शायद आपकी आलीशान सोसाइटीज के बाहर दुनिया महज एक खबर है और आप खबरों के उपभोक्ता हैं, उनके विषय नहीं। लेकिन क्या यह पुलिस इस तरह की आलोचनाओं के बाद सुधर जाएगी? यह अब भी देखने की जरूरत है। 22 जून तक जयराज और बेनिक्स का पाखाना वॉशरूम जाना बंद हो गया, पेट फूलने लगा, खाना पीना भी बंद हो गया। जेल की आधिकारिक अस्पताल में रात 8:30 बजे बेनिक्स की मौत हो जाती है। उसके 12 घंटे बाद 8 बजे सुबह पिता जयराज की मौत हो जाती है। इसी थाने के एक और मामले में सांताकुलम से 13 किलोमीटर दूर पुलिस महेंद्रन को इतना मारती है कि वह दम तोड़ देता है। महेंद्रन के भाई पर हत्या का आरोप था, वह फरार था, लेकिन पुलिस ने उसकी करतूत की सजा महेंद्रन को दी और इतना मारा कि कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। यह रिकॉर्ड इसी थाने का है। तमिलनाडु के अखबारों में इस बात की भी चर्चा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बाप बेटे की इतनी बुरी हालत कैसे नहीं देखी। यह रिपोर्ट किया गया है कि पुलिस वालों ने बाप बेटे को चारों ओर से घेर लिया था। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने भी कहा है कि कानूनी जांच की प्रक्रिया में पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। यह पुलिस का अहंकार नहीं है तो क्या है? अब 1 जुलाई को 2 पुलिस अफसरों बालाकृष्णन और रघु गणेश को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार किया गया है। यह केस अब सीबीआई संभाल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीआई की 12 टीमें बचे हुए आरोपियों की तलाश में हैं। अब आते हैं दूसरी घटना पर, जो कि और भी ज्यादा भयावह है। पच्चीस मार्च को उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में एक अनुसूचित जनजाति की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, जिसकी उम्र महज 13 वर्ष है। और यह दुष्कर्म उन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है जिनका काम है हमारी सुरक्षा करना, पुलिस वालों द्वारा। 1 जुलाई 2020 को डीजीपी अभय ने बिरमित्रपुर इलाके के पुलिस इंचार्ज को टर्मिनेट किया है। बलात्कार हुआ 25 मार्च को और इस बारे में पता चला जून में। मार्च से जून के बीच कितनी बार यह सब हुआ होगा? टर्मिनेशन 4 महीने बाद आया। क्या यही इंसाफ है? इंस्टाग्राम पर उड़ीसा नाउ नाम के एक पेज ने इस वाकये के बारे में विस्तार से लिखा है। हम वही आपको दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ज्यादा किसी बड़े चैनल या अखबार ने इस पर ठीक से खबर छापी भी नहीं है, लेकिन ये पोस्ट पढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में लिखा गया है और आपको हिंदी में अनुवाद करके भी बता देते हैं। इस पोस्ट को दिखाने का एक और कारण ये भी है कि यहाँ इस वाकये के बारे में कुछ बेहद सार्थक विचार भी प्रकट किए गए हैं। गौर से सुनिए। ओडिशा के आदिवासी बहुल सुंदरगढ़ जिले की एक 13 वर्षीय लड़की ने 25 मार्च को बिरमित्रपुर क्षेत्र में पास के एक मेले में जाने का फैसला किया। अचानक लगे लॉकडाउन के कारण मेले को रद्द कर दिया गया और वह लड़की वहां अकेली फंस गई। घर तो जाना चाहती थी, लेकिन कोई उचित साधन नहीं थे। यह बच्ची बस स्टॉप के आसपास घूम रही थी, घर जाने के लिए कोई साधन खोजने की कोशिश कर रही थी। तब उसे पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वाहन ने देखा। उसे पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा बिरमित्रपुर थाने लाया गया, एक ऐसी जगह जहां आपको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और उसी जगह पर थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज आनंद चंद्र मांझी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एक 13 वर्षीय लड़की को खो जाने के बाद थाने की सुरक्षा में ले जाया गया और इंस्पेक्टर ने उसके साथ बलात्कार किया। लेट दैट सिंक इन। अगली सुबह उसे पुलिस ने घर छोड़ दिया, लेकिन उसकी यातनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद से उसे बार बार थाने में बुलाया जाने लगा
और खाकी में मौजूद इन जानवरों द्वारा बार बार बलात्कार किया गया। ये वही लोग हैं जिन पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। नहीं, ये यहाँ भी ख़त्म नहीं होता है। लड़की गर्भवती हो गई और फिर पुलिस और उसके अपने सौतेले पिता ने उस पर एक स्थानीय सामुदायिक चिकित्सालय में गर्भपात कराया। इस कायरतापूर्ण अपराध के बारे में जानकारी एक बाल संरक्षण अधिकारी को लगी, जिसने पुलिस अधिकारियों, गर्भपात करने वाले डॉक्टर, लड़की के सौतेले पिता और 2 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है, हालांकि हमेशा की तरह जांच रुकी हुई है। इस भयानक अपराध की विस्तृत रिपोर्ट देते हुए केवल एनडीटीवी और हिंदुस्तान टाइम्स दिखे। उनको भी खोजने में मुझे 2 घंटे लग गए। जो अभी राष्ट्रीय हेडलाइन होनी चाहिए थी, यह खबर किसी के मुख्य पृष्ठ पर भी नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं, यह एक गरीब परिवार की 13 वर्षीय आदिवासी लड़की है। ओडिशा के एक मामूली और छोटे से गांव से है, तो कौन ही परवाह करता है ना। हर जिंदगी बहुमूल्य है, ऑल लाइव्स मैटर। लेकिन मुझे लगता है कुछ जिंदगियां दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, और वे लोग जिनकी जिंदगियां दूसरों से कम महत्वपूर्ण हैं, उनके प्रति आंख बंद कर सकते हैं। ऐसे ही आंख बंद करते जाओ जब तक यह खुद के साथ ना हो, और जब यह आपके साथ होगा तो आप पाएंगे कि चारों ओर सिर्फ बंद आंखें ही हैं, आपसे मुंह फेरती हुई एक भारतीय। पुलिस ने उस बच्ची से माफ़ी मांगी है, लेकिन क्या उनके माफ़ी मांगने से उस बच्ची के साथ जो शारीरिक और मानसिक हिंसा हुई है वह ठीक हो जाएगी? क्या पुलिस वादा कर सकती है कि कम से कम उसके डिपार्टमेंट में तो आगे से ऐसा नहीं होगा? क्या इसके बाद शोषण का ये तंत्र सुधर जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ना तो कोई पुलिस से पूछ रहा है और ना ही पुलिस इनका उत्तर देने वाली है। ये तो सैकड़ों ऐसी होने वाली घटनाओं में से मात्र 2 वाकये हैं। पुलिस बर्बरता भारत में कोई मुद्दा नहीं है। वैसे भी दुनिया तो आपके लिए महज एक खबर है, और आप खबरों के उपभोक्ता हैं, उनके विषय नहीं। आप देख रहे थे कवर स्टोरी। नमस्कार।